निवेदन करूंगा, मंच पर आमंत्रित करूंगा कॉमरेड अमित। वो साथियों ब्रेक की लोड़ है? दोनों साथी मंच पे आ गए हैं, आप ताली लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं उड़ीसा के कॉमरेड बालाचंद्र के पेपर जो यहाँ आने में जिनको दिक्कत रही एक्सीडेंट के कारण के कॉमरेड अमित KNS से उनके पेपर का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करें कॉमरेड। राजनाथ साथी, कॉमरेड बालाचंद्र शरद जी का पेपर जो है उड़ीसा का जो कृषि संकट है उसके ऊपर आधारित है। हेडिंग भी वही है कि कृषि का स्थिति ओडिशा में, उसके ऊपर ही है। साथ ही AIPMS का सदस्य है, उधर नेतृत्व स्तरीय सदस्य है। तो साथी तो आगे में इसमें दिक्कत ये हुआ कि राइटअप जो है वो छोटा है, तो इसको विस्तारित उसका राजनीति के साथ रखने के लिए साथी जिस हिसाब से रख सकते थे वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जो राजनीतिक पहलू इसमें है उसमें कुछ जो सोच है उसका एक प्रभाव होगा। मैं जितना दूर तक संभव हो थोड़ा मूल बिंदु पे पकड़ रखने का कोशिश कर रहा हूँ। दो हिस्सा में जो चर्चा इस पेपर में किया गया, एक है उड़ीसा में जो कृषि का संकट है उसका अलग अलग पहलू और उस हिसाब से अभी क्या क्या समस्या के साथ उड़ीसा का कृषि जूझ रहा है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चर्चा इसमें है कि जो जमीन का सवाल है वो उड़ीसा की स्थिति में किस तरीके से है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें और ये एक अजीब चीज है कि उड़ीसा जिधर जमीन है, मिनरल्स है, पानी है और संकट भी है। हम कालाहांडी का नाम स्टार्वेशन भूखमरी के कारण से सुनते हैं। माइग्रेशन के हिसाब से अलग अलग राज्य में उड़ीसा का काफी मजबूर है और साथ में ही सुइसाइड का घटना भी हो रहा है। तो इस पैराडॉक्स लेकर उड़ीसा का जो कृषि है, देखा जाएगा कि लास्ट समय में लगातार उड़ीसा का जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि एक मार्जिनल जगह में पहुंचा। तो खास करके जो स्टेट का GDP है 1950 में 70% कृषि का उसमें भागीदारी था, वो घटते घटते अभी 12.3% है, जो नेशनल जो मापदंड है उससे भी कम है। तो इसमें साथ में जो ये हुआ कि जो जमीन है, ये चर्चा साथ में है बाद में कि जमीन किस तरीके से हड़प कर रहे हैं, कुछ ये हो सकता हो, मगर लैंड अवेलेबिलिटी जो जमीन पर कैपिटा के हिसाब से लोगों के पास है वो भी लगातार उड़ीसा की स्थिति में घटा, लोगों के पास जमीन रहने का परिमाण। और साथ में एक बदलाव आया, जो कैश क्रॉप है जो निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाता है, उस हिसाब से कॉटन, मेज, फूल का खेती, ये सब अलग अलग खेती जिस हिसाब से है, तो उसमें जो बाकी खेती है उसमें तुलना में ये प्रायोरिटी बढ़ा और ये कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए काफी समस्या पैदा किया। साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन का जितना असर पंजाब, हरियाणा या वेस्ट यूपी में हुआ, उतना डायरेक्ट असर तो उड़ीसा में हुआ नहीं, मगर काफी असर उड़ीसा के अलग अलग इलाके में लोकली दिखा जाएगा जो हरित क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, खाद और कीटनाशक का जो इस्तेमाल है उसका काफी बढ़ोतरी उड़ीसा के कृषि में हुआ। ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी जो था कि 1999-2000 के आसपास साल में 200 ट्रैक्टर से लेकर अभी 2011-12 में 5000 ट्रैक्टर तक हुआ। तो एक तरीके से जो इस टाइप का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल है वो बढ़ा, मगर इसके साथ भी पैराडॉक्स ये है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ खेती में जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा नहीं। और उस हिसाब से
2000 से 2011-12 तक वो प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो 0.26% है। तो एक हिसाब से तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और जो पूरा इसमें चर्चा हुआ कि हरित क्रांति का जो गलत प्रभाव वो कृषि में आया, अगर उसके साथ जोड़ के उस प्रोडक्टिविटी ओडिशा की कृषि में नहीं हुआ और संकट और भी गहरा हुआ। इसमें सरकार का एक भागीदारी है डायरेक्टली, वो प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से राइस मिल का साथ सरकार का एक हिस्सा का लॉबी है, और वो जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहता है कि जो किसान है वो जल्द से जल्द जो धान है खास करके उसको बेच दे कम प्राइस में, और साथ में अभी प्राइवेट जो प्लेयर्स है, कंपनी है, बात भी चर्चा भी हो रहा था WTO वगैरह के साथ कुछ कंडीशनल आया, तो वो भी प्रोक्योरमेंट का प्रक्रिया में जिस हिसाब से घुसा, तो ये खास करके जो छोटा मध्यम किसान है, स्मॉल बिजनेस है, उसके लिए काफी संकट पैदा किया। इसके साथ जो कर्ज का मुद्दा है तो देखा जाएगा कि जो कर्ज दिया जा रहा है बेसिकली इससे जो छोटा और मार्जिनल किसान है उसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, और खास करके जो फार्मास्यूटिकल के बारे में काफी चर्चा हुआ उसके साथ ये सवाल गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से गहरा संकट के अंदर ओडिशा का कृषि है, और इस हिसाब से लगातार इस प्रक्रिया और भी तीव्रता के साथ इस संकट को गहरा कर रहा है। दूसरा जो चर्चा इस पेपर में है कि जो जमीन का सवाल है, लैंड क्वेश्चन है, उसमें ओडिशा के संदर्भ में एक जमींदारी और रायतवारी, जमींदारी मतलब जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, रायतवारी में किसानों का जमीन का दिक्कत था, तो ये दो सिस्टम ही अलग अलग जगह में ऐतिहासिक रूप से लागू था, मगर उसके बाद खास करके पावर ट्रांसफर के बाद 1947 के बाद कुछ कानून तो ऐसा आया जो टेनेंसी का राइट है, मतलब जो लैंड सीलिंग ये सब बनाने का मुद्दा है, पहले 30 एकड़ तक बनाया गया था, 1970 के दशक में वो 10 एकड़ तक आया, मगर ये कागज में जितना दूर तक रहा लागू उतना नहीं हुआ, और खास करके अलग अलग जो रिलेटिव्स है जिसके पास बड़ा जमीन है, इस प्रक्रिया में जमीन का कब्जा उनके पास रहा, तो वास्तव में लैंड रिफॉर्म इसका बहुत गहरा कोई असर लैंड रिलेशन में, जमीन का जो संपर्क है इस सोशल रिलेशन में पड़ा नहीं। तो इसके साथ जोड़ के जो चीज हुआ कि खास करके जो दलित और आदिवासियों के पास जो जमीन है उनके पास वो साधन नहीं है कि जिस तरीके से कृषि में बदलाव आया वो खेती करके उसमें लाभ कर पाए, सरप्लस रख पाए, तो इलीगल तरीके से ट्राइबल का लैंड हड़प के उसका खेती करना, जो एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में ट्रांसफर करके उसको ले लेना, इस तरीके का तरह तरह का चीज इस संकट को और भी गहरा किया। साथ में एक चीज हुआ कि देश में अगर देखा जाए जो शेयर क्रॉपर है उसका परसेंटेज खेती का 10% के आसपास है, मगर ओडिशा में वो कागजी हिसाब से ही 19% के आसपास है, और एक बड़ा हिस्सा है जो कागज का जो हिसाब है सरकारी हिसाब में नहीं आता है, वो अगर देखा जाए तो 50% के आसपास शेयर क्रॉपिंग है। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन का जो वितरण है उसको अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो 80% एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स है, खेत में जो काम करते हैं जनता, उनका 80% के पास एग्रीकल्चरल लैंड का सिर्फ 5% है, और 15% मिडिल किसान जो मध्यम किसान है उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड का 30% है, और बाकी जो 5% रिच पीसेंट और लैंडलॉर्ड्स हैं इनके पास 65% एग्रीकल्चरल लैंड है। तो एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इधर दिख रहा है, जिधर लैंडलॉर्ड और बड़ा जमीन इसका एक बहुत ही असमान वितरण है, और ये एक हिसाब से खास करके ओडिशा का जो संदर्भ है उसमें सेमी फ्यूडल लैंड रिलेशंस को स्थापित करता है, और जमीन के लिए जो संघर्ष तो अभी भी ओडिशा के संदर्भ में महत्वपूर्ण संघर्ष के हिसाब से रहा। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण संघर्ष ओडिशा के कृषि के साथ जोड़ के, किसानों के साथ जोड़ के चला, वो है कि तरह तरीके का प्रोजेक्ट लिया गया जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हाईवे के लिए, माइनिंग के लिए लगातार जमीन लेना, उसके लिए विस्थापन प्रक्रिया चल रहा है लगातार। उसमें एक बड़ा हिस्सा है 50% के आसपास जो लोग विस्थापित हो रहा है, इसमें आदिवासी है,
करीब 20% लोग हैं जो दलित है, इनके ऊपर असर सबसे ज्यादा है। मगर जो किसान है उसका भी लगातार इस प्रक्रिया में जमीन छीनने का प्रक्रिया चला, जिसमें सरकार का डायरेक्ट भागीदारी है। इसमें कलिंगनगर, नियमगिरी, एंटीपोस्को मूवमेंट, इस तरीके का लगातार संघर्ष उस हिसाब से ओडिशा के समाज में पैदा हुआ। तो इस हिसाब से बोला जा सकता है कि ओडिशा का संदर्भ में सेमी फ्यूडल रेगुलेशन का एक महत्व है। और उधर अगर सच में ही एग्रेरियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट डेवलप करना है तो लैंड का सवाल, उसमें शेयर कॉटिंग का सवाल, विस्थापन का सवाल, सपोर्ट प्राइस का सवाल, इसको लेकर एक सरकार और जो लैंडलॉर्ड्स है और साथ में जोड़ के जो इंपीरियलिस्ट ताकत है उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी लड़ाई संघर्ष डेवलप करने का जरूरत है। यही मेन मुद्दा है। बिहार के संदर्भ में कॉमरेड बालाचंद्र के पेपर का सारांश साथियों ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कॉमरेड अमित इनकलाबी मजदूर केंद्र उत्तराखंड से, वो अपना बातचीत आपके सामने रखेंगे। समय 25 मिनट। वर्कशॉप में आए थे साथियों। आज सुबह से खेती के संकट के संदर्भ में तमाम साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें तमाम तथ्यों के द्वारा इस बात को स्थापित किया गया कि भारत में खेती एक गंभीर संकट का शिकार है। वो ढेर सारे तथ्य हम सभी साथियों के साझा ही है, जैसे पहले के साथियों ने भी कहा है। मैं भी उसमें से कई सारे तथ्यों पे हमारे पेपर में भी है वो सारे तथ्य, और अगर मैं उन्हीं चीजों को दोहराऊं तो दबाव ऐसी स्थिति पैदा होगी। लेकिन साथियों, तथ्यों के समानता के बावजूद उन्हीं तथ्यों के विश्लेषण में, उन्हीं तथ्यों को देखने के तरीके में, उन्हीं तथ्यों के प्रति दृष्टिकोण में फर्क होता है और जिसकी वजह से भारत की खेती के संकट में जो तमाम बातें आई हैं तथ्यात्मक तौर पर मिलती जुलती होने के बावजूद, जब आप हमारा पत्र देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो उसमें चीजों को उसी से भिन्न किस्म का विश्लेषण या भिन्न किस्म के नतीजे निकलते हैं। जो फर्क है वो ठीक से थोड़ा अंडरलाइन हो जाए या मेरी बातचीत में वो ज्यादा ठीक से संप्रेषित हो सके, तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ आम बातें पहले कुछ बिंदुओं के तौर रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो खेती का संकट है या आज की तारीख में खेती जहां खड़ी है उसका पूरा जो विकास है पिछले 50 सालों का या उससे पहले से लेकर के अगर देखें तो उसको उसको अगर देखना होगा तो कोई अलग अलग टुकड़ों के संदर्भ में अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। हर चरण का जब विश्लेषण करेंगे तो पिछले चरण का अगले चरण के साथ कोई संबंध होता है, और उसको अनदेखा करके एक जगह हम एक बात कहें या एक तरीके से देखें, दूसरी जगह दूसरे तरीके से देखें, ये ठीक तरीका नहीं है। और उसको पूरा ही डेवलपमेंट रहा है खेती का, तो उसमें जो चीजें हुई हैं उसको साजिश षड्यंत्र या अतार्किक चीजें थी इस तरीके से ना देखा जाए, बल्कि कोई चीजें अगर हो रही है उसके ठोस कारण होते हैं, वर्गों के हित होते हैं जिसकी वजह से चीजें हो रही होती हैं, और जब चीजें हुई हैं उसको उसी रूप में देखा जाए, पहचाना जाए कि कौन से ऐसे वर्ग के हित थे जो उस चीज को करने में कारक की भूमिका में उसके कारण बन गए। दूसरी बात जो मैं रखना चाहूंगा कि जो एक बहुत स्थापित बात है हमारे लिए, हम सभी साथियों के लिए आम बात है, लेकिन फिर भी मैं उसको रखना ही चाहूंगा कि जनता के लिए सुधारों की जो बात है, जनता की स्थिति बहुत बुरी है और उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं है, सुधार होना ही चाहिए।
लेकिन क्या जनता सुधारों के लिए लड़कर सुधार हासिल कर सकती है? हम सभी क्रांतिकारी ताकत, सभी क्रांतिकारी साथी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जनता के लिए सुधार भी क्रांति के उप उत्पाद होते हैं। सुधारों के लिए लड़कर सुधार नहीं हासिल किए जा सकते। सुधार भी तभी हासिल होते हैं जब जनता क्रांति के लिए गोलबंद होती है या क्रांतिकारिता के लिए जनता को क्रांति के लिए गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात जो मैं थोड़ा रखना चाहूंगा, आम बात है लेकिन तब भी बातों को थोड़ा फोकस हो जाए। आपकी आवाज बहुत कम पड़ रही है। आवाज तेज करो। अच्छी करो। इसकी बात जो मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि जो वर्गों का सवाल है, मतलब मजदूर, किसान, ये अपने आप में वर्ग होते हैं, या दुकानदार ये वर्ग होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजों को हम वर्ग कहते हैं, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि जो है दलित एक वर्ग है, आदिवासी एक वर्ग है, या नारी एक वर्ग है, या फलाने वर्ग है, फलाने वर्ग है। वर्गों के अपने खास मतलब रहे हैं और उनको उन्हीं अर्थों में जो बातचीत करें तो उनको उन्हीं अर्थों में प्रस्तुत करना चाहिए और उन्हीं अर्थों में उससे कोई चीज को स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई व्यक्ति या कोई चिंतक किसी को क्या कहता है, कोई व्यक्ति अपने बारे में क्या मानता है, उससे चीजों पे कोई नतीजा निकालना है, कोई विश्लेषण करना ठीक नहीं है। बल्कि अगर मजदूर वर्ग की जो संबंध में बातें की जाती हैं, जो भाषाएं हैं, जो उसके लिए जो मापदंड है वो है तो मजदूर है, अगर वो नहीं है तो जो भी वर्ग है वो उस वर्ग में होगा। बाकी अलग अलग जब मैं बात कर रहा हूँ तो दलितों के लिए क्या नहीं लड़ेंगे हम, आदिवासियों के लिए क्या नहीं लड़ेंगे हम, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, निश्चित तौर पर भी लड़ेंगे। लेकिन जो चीज है ये तबकों की लड़ाई है, तबकाई लड़ाई है, उनको तबकों की लड़ाई है, उनको वर्गीय लड़ाई नहीं है। इन कुछ आम बातों के साथ मैं अपनी बात जो कृषि संकट है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। साथियों, कृषि संकट की अगर अभिव्यक्ति की बात करें तो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति किसानों की आत्महत्या है, जिसके बारे में तथ्यों की बात करें तो तथ्य आए हैं। साथ ही सुबह जो है साथी प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने भी उनको रखा और दूसरे डॉक्टर साहब थे जो शासित थे, डॉक्टर सुखपाल थे, उन्होंने रखा। उन सारी चीजों से हमारी भी वही बात है कि आत्महत्या आज की तारीख में एक बहुत गंभीर परिघटना बन चुकी है, किसानों की आत्महत्या और शासक वर्गों के द्वारा, पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो उसको झुकाने के लिए तमाम तरह किए जाते हैं, वो सारे के सारे जैसे ही हम आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करते हैं तो हम पाते हैं किसानों की आत्महत्या आज की तारीख में बड़ी परिघटना है। जो एनसीई उसका जो आंकड़ा है पिछले 15 साल में 3 लाख किसानों की आत्महत्याएं हुई है, वो एक बड़ा आंकड़ा है। हालांकि वो तब है जबकि तरह तरह से किसानों की आत्महत्याओं को कम करके दिखाने की जा सकती है। और जो बातें उन्हें थी मतलब तथ्यों के तौर पर छोड़ रहा हूँ, एक बड़ी अभिव्यक्ति किसानों की आत्महत्या भारतीय खेती के संकट की बड़ी अभिव्यक्ति है। साथियों, खेती का जो संकट है मतलब बात आई भी है कि मतलब पूंजीवाद अपने आप में लगातार खेती को संकट में डालता है और हमेशा ही कृषि उद्योग जो है वो खेती का शोषण करते हैं और उसके जरिए लगातार खेती से जो है पैदा होने वाला जो मूल्य है, विशेष है, वो सारा उसका एक बड़ा हिस्सा जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र में ट्रांसफर होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप लगातार उत्पादन पूंजीवादी उत्पादन के विकास के द्वारा ये होता है कि अर्थव्यवस्था में कृषि का जो हिस्सा है वो लगातार घटता जाता है और ये पूरी दुनिया के स्तर पे होता रहा है। भारत में ये हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ जो नई बात है जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ था, भारत में जो पूंजीवाद का विकास हो रहा है, तब जो चीज हो रही है उसके बारे में तथ्य के बात आई है। मैं उसको ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ। मतलब जो खेती पर निर्भर आबादी की जो संख्या है वो उस अनुपात में नहीं गिर रही है। अर्थव्यवस्था में जो खेती का हिस्सा भले गिर रहा है, उस पर निर्भर आबादी की जो संख्या है वो उस रफ्तार में नहीं गिर रही है। तथ्य जो दिए थे साथियों में आज की तारीख में 50% के आसपास खेती पर निर्भर आबादी है। जीडीपी में लगभग ऐसे ही 15%
खेती का हिस्सा है, तथ्यों को नहीं आ रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज जो हो रही है खेती के विकास दर के गिरने के संबंध में, एक और जो चीज हो रही है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में एक विशेष बात है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विशेष बात यह है खेती के विकास दर के संबंध में, खेती की विकास दर अपनी पहले की जो विकास दर थी उसकी अनुपात में भी गिर रही है। मतलब कृषि और सेवा के अनुपात में जो गिर रही है वो तो है ही, वो एक आम बात है, कहा जा सकता है। लेकिन भारत की खेती की जो दिक्कत है, समस्या जहाँ जो व्यक्ति संकट के व्यक्ति दिखाई दे रही है वो ये है खेती पहले के अपने विकास दर की तुलना में भी उसकी जो है गिर रही है। पहले 4% के आसपास हुआ करता था, वो अब गिरते गिरते आज की तारीख में उससे बहुत नीचे की स्थिति है। खेती में गिरती आय का जो मामला है वो उससे जुड़ा हुआ मामला है। उद्योग और सेवा क्षेत्र के तथ्य आए हैं कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में जो आय है वो खेती की आय की तुलना में ज्यादा है, उस पर भी नहीं जा रहा हूँ मैं। ऋणग्रस्तता वो भी अभिव्यक्ति को तौर आई है बात कि जो है आज की तारीख में खेती में लगी जो 50% आबादी जो है वो ऋणग्रस्त है। उसमें भी जो सीमांत और छोटे किसान हैं उनमें ऋणग्रस्तता की स्थिति ये है क्योंकि उनके जो ऋण है वो ज्यादातर गैर संस्थागत स्रोतों से हैं। जो मझोले या बड़े किसान हैं जो अपने संपर्क होते हैं उसके दम पे वो जो ऋण है उनकी संस्थागत स्रोतों से उनको ऋण मिल जाते हैं। लेकिन सीमांत किसानों, अर्थसभारा किसानों और छोटे किसानों की समस्या है कि उनके जो ऋण है वो उसके ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों से होने की वजह से उसके ऋण की दर जो है बहुत ज्यादा होती है और वो अपनी बारी में के लिए समस्याएं तरह से बनती हैं। जो किसानों की आत्महत्याएं हैं उसका बड़ा कारण जो है किसानों की ऋणग्रस्तता नहीं है। साथियों, ये अभिव्यक्तियां हैं, हम में से कोई साथी इस बात को से सभी सहमत है कि भारत में कृषि संकट गंभीर संकट का शिकार है, भले ही इसको छुटकारे में तमाम तक दिए जाए। लेकिन साथियों, इसके साथ एक बात ये है, ये भी बात आई है किसी साथी की बात में कि कृषि संकट को देखते हुए एक दिक्कत आती है कई बार कई जगहों पर कि उसको नवउदारवादी दौर तक सीमित कर दिया जाता है और जो है स्थिति कृषि की उसके लिए जो 91 के बाद की जो नई आर्थिक नीतियां लागू की गई है वो उसको उस तक सीमित हो जाती है, उससे उसको जिम्मेदार बताया जाता है और उससे पहले ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक था, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही थी और जो लड़ाई है वो अपने आप में सरकार की नवउदारवादी नीतियों तक सीमित हो जाता है। अपने आप में पूंजीवादी व्यवस्था को निशाने पर लिया जाना चाहिए जिसने पूरे आज जो 91 के बाद जो स्थिति पैदा हुई उससे पहले की जो सारी चीजों को कारण के तौर पर मौजूद था वो चीज छूट जाती है। ये बात भी आई है साथियों की बातों में, साथियों सभी की बात ना आई हो लेकिन कई साथियों ने इस बात को रखा है। लेकिन तब भी मतलब एक चीज मुझे लगता है कि जो पहले के पीरियड में जो साथी लोग बात रख रहे थे तो तब भी मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ने मेरी बात है कि उसमें कुछ चीजें जोड़ी जानी चाहिए। साथियों, जब देश 1947 में ब्रिटिश यहाँ से सत्ता का हस्तांतरण करके गए और जो भारत की सत्ता जो है यहाँ के पूंजीपति और भूस्वामी वर्ग के हाथ में सत्ता आई तो ये जो नया शासक वर्ग था, जो नया सत्ताधारी वर्ग था, उसके सामने दो चुनौतियां थी। उसके सामने एक चुनौती ये थी कि जो सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था उसमें जो सत्ता आई थी इसके हाथ में उसमें नियंत्रण इसका बहुत कमजोर था। 47 की बात करें तो उस टाइम ये बहुत कमजोर उसका सत्ता का नियंत्रण उसका बहुत कमजोर था। साम्राज्यवाद की अच्छी खासी उस वक्त पकड़ मौजूद थी और सामंतवाद बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में था। जो भारत का जो नया शासक वर्ग था, पूंजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्ग था, उसकी जरूरत थी कि अपने सत्ता पर अपने नियंत्रण को मजबूत करे और उसका पूंजीवादी विकास देश का ये काम देश के पूंजीवादी विकास का काम बहुत तेज गति से हो सकता था अगर देश में उस वक्त क्रांतिकारी भूमि सुधार किए जाते और जो अर्थ सामंती संबंध उस वक्त थे किसी में मौजूद उसको एक झटके से बदलकर सारे उसके अर्थव्यवस्था के पूरे सारे रास्ते खोले जाते। लेकिन इसमें ये काम करने में उस वक्त का शासक वर्ग इसलिए अक्षम था क्योंकि ऐसी किसी भी चीज को करने में जो बात कही जाती है कि जनता उसको खतरा समझ में आ रहा था कि जनता अपने एक कंधे से बंदूक उठाकर दूसरे कंधे पर लेते और जो साम्राज्यवाद सामंतवाद के खिलाफ जो निशाना था वो नया सत्ताधारी वर्ग के सामने वो उस बंदूक के निशाने पर जाता
और इस वजह से वो इस काम करने से घबराता था, बचता था। लेकिन उसने धीरे धीरे करके क्रमिक सुधारों के जरिए देश में पूंजीवादी विकास का रास्ता तैयार किया। पुराने जो सामंती वर्ग थे उसको उसने प्रतिरोध, दबाव, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्रमशः पूंजीवादी तौर तरीके से उत्पादन करने के लिए बाध्य किया, प्रेरित किया। जो सामंत अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हुए वो सामंत धराशायी हो गए। तमाम लोगों ने अपने आप को बदला और वो जो चीजें जो है वो पूंजीवादी दिशा में बढ़ने लगी। यहाँ पर साथियों जो चीज है मतलब जो 60 के दशक में हरित क्रांति जो शुरू हुई थी, ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति ने देश में पूंजीवाद के विकास को गति दी या उससे पहले पूंजीवाद का विकास नहीं हो रहा था या उससे पहले देश सामंती ठहराव का शिकार था। अगर मतलब खेती के जो विकास के आंकड़े अगर उससे अगर चीजों को देखा जाए तो जो हरित क्रांति के बाद के जो खेती के विकास की जो रफ्तार है उसमें और उससे पहले के विकास की रफ्तार में कोई ऐसा गुणात्मक फर्क नहीं है। तो जो बात है, जो एक सवाल आया भी था कहीं से, ये कैसे कह रहे हैं कि भारत में पूंजीवादी जबकि 60% लोग जो है बारिश पर निर्भर खेती हो रही है, तो कैसे कह सकते हैं कि भारत में पूंजीवादी संबंध स्थापित हो गए खेती में। तो साथियों जो चीज जो चल रही थी और जिस चीज को हमेशा ही किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी आर्थिक में पूंजीवाद की निशानी माना जाता है, तो जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो ये होता है कि उस चीज में मजदूर और पूंजीपति के संबंध स्थापित हुए हैं नहीं हुए हैं। तो ये जो चीज थी ये चीज लगातार अंग्रेजों के जमाने से शुरू हो चुकी थी और 47 के बाद उसने और तेजी पकड़ी थी, जब जो खेती जो है क्रमशः मजदूर और पूंजीपति के संबंधों के तहत बकायदा और के संबंधों की बजाय नए तरह के संबंधों की तरफ खेती होने लगी। और हरित क्रांति ने निश्चित तौर पर इसको जो तथाकथित हरित क्रांति है, जो बाकी साथियों की जो बातें आई हैं, हरित क्रांति कहीं से जनता के पक्ष में कोई क्रांति नहीं थी। शासक वर्ग के द्वारा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया गया। साम्राज्यवाद और भारतीय शासन वर्ग दोनों के उस क्रांति सत्य थे। उसने जो है जो अर्ध सामंती संबंध उनको तोड़ने की दिशा में और बड़ी भूमिका अदा की। 60 के दशक में कुछ राज्यों में हरित क्रांति, 60 के दशक में जो स्थिति थी कुछ ही राज्यों में हरित क्रांति लागू पाई थी। 70 के दशक में पूरे देश के पैमाने पर और 70 के दशक आते आते भारत जो है पूरी तरह पूंजीवादी संबंधों के तहत भारतीय खेती पूंजीवादी संबंधों के दायरे में आ गई। यह अलग बात है कहीं पर हल बैल से खेती हो रही हो और कहीं पे ट्रैक्टर से खेती हो रही हो, लेकिन साथ ही अगर जो रहा है स्थापित तरीका, अगर लेनिन की बात करेंगे, जब रूस में पूंजीवाद के विकास का लिख रहे थे वो तरीकों से बहस चलाते हुए, तो उन्होंने जिस तौर तरीकों से रूस में दिखाया पूंजीवाद का विकास रूस में कैसे हो रहा है, तो उसमें उन्होंने ऐसे ही मतलब जो पिछड़े उस वक्त रूस की खेती बहुत पिछड़ी थी और उस पिछड़ी मतलब टेक्नोलॉजी की बात करें पिछड़ी थी, लेकिन जिन चीजों को उन्होंने पहचाना, जिन चीजों को पकड़ा, उन चीजों में यही मजदूर पूंजीपति के संबंध, जो बाजार का इस्तेमाल, जो मालों का मतलब खेती का उत्पादन का मकसद, मालों के बतौर उसका बाजार बेचने के मकसद से उत्पादन, ये सारी चीजें थी। और उन्हीं के आधार पर हम लोग जब बात करेंगे उन्हीं के आधार पर उन चीजों को कहा जा सकता है। और 70 के दशक तक आते आते पूरे देश के पैमाने पर ये चीजें होने लगी। साथियों इनने जो बहुत सारी समस्याएं पैदा की, पर्यावरण के बारे में समस्याएं बताई साथियों, निश्चित तौर पर सारी चीजें जो भूजल स्तर का गिरना, मृदा क्षरण, जो मिट्टी की जो है गुणवत्ता में खराबी आना, ये सारी चीजें उसने पैदा की। जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी जिन इलाकों में, वहां पर जो दिक्कतें पैदा की, ये सारी चीजें हैं। मैं उस पर पेपर में है थोड़ा विस्तार में, लेकिन अभी मैं उसको बिंदु उतर रहा हूँ। जो चीज है मतलब एक और चीज जो कि पूंजीवाद में भारतीय खेती के साथ लगातार जो है मतलब भारतीय खेती पूंजीवाद के आने से खेती की उत्पादकता बढ़ी। इसके साथ एक और चीज हुई जिसको मैं थोड़ा मतलब जिसको मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा। दो चीजें मतलब इस मामले में दो चीजें, पहले साइंस के ऊपर दो चीजों पर मैं साइंस के ऊपर जो बात है स्थापित बात जिसका तर्क में इस्तेमाल करूंगा वो रखना चाहूंगा। एक पहली बात तो ये है कि ये समझना कि पूंजीवादी उत्पादन का मकसद वस्तुओं का उत्पादन है। हमें से कोई साथी अगर ये समझता है कि पूंजीवादी उत्पादन का मकसद वस्तुओं का उत्पादन है तो वो भ्रम का शिकार है। पूंजीवादी उत्पादन का मकसद न गेहूं का उत्पादन है, न चावल का उत्पादन है, न ज्वार का उत्पादन है, रागी का उत्पादन है, न कपड़े का उत्पादन है, न स्टील का उत्पादन है। ये इन चीजों में से किसी का चीज का उत्पादन
पूंजीवादी उत्पादन का मकसद नहीं है इन चीजों को पैदा करे और जनता की जरूरतों को पूरा करे, ये पूंजीवादी उत्पादन का मकसद नहीं होता है। पूंजीवादी उत्पादन होती इसलिए है, चलती इसलिए है कि उसका मकसद विनिमय मूल्य पैदा करना, अतिरिक्त मूल्य पैदा करना और फिर अतिरिक्त मूल्य का एक हिस्सा दोबारा उससे उसको स्थिर पूंजी और परिवर्ती पूंजी में तब्दील करके पूंजीवादी संचय को आगे बढ़ाना, यही पूंजीवादी उत्पादन का मकसद होता है। इसके अलावा किसी तरीके से हम सोचेंगे कि अगर ये काम करने के बजाय ये काम क्यों नहीं किया गया, तो हम पूंजीवादी उत्पादन के बारे में भ्रम का शिकार होंगे। जो चीज हुई है भारतीय पूंजीवाद की खेती में, वो यही चीज हुई है। लगातार खेती में जो है पूंजी संचय के मकसद से खेती का उत्पादन किया गया, लगातार खेती में उन चीजों का प्रोत्साहन दिया गया जिससे ज्यादा मुनाफा हो सके, नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ता गया, खाद्यान्न उत्पादन को भी मतलब खाली बात नहीं है कि ज्वार और बाजरे का उत्पादन कम हुआ। साथ ही स्थिति ये है कि आज भी मतलब इतने मतलब खाद्यान्न उत्पादकता या खेती की उत्पादकता इतने बढ़ जाने के बावजूद भारत जो है 80 के दशक में जाके ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया, और वो भी आत्मनिर्भरता उसकी ऐसी थी जिसमें एक बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार थी। तो मतलब ये स्थिति कि गेहूं और धान का भी हम सोचेंगे उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा था। उसकी वजह जिन जगहों पर धान और गेहूं का उत्पादन मतलब उनका जो रकबा है वो घटता जा रहा था, लगातार नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। ये सारी चीजें होना अपने आप में पूरे समग्र पूंजीपति वर्ग की बात करें तो उसकी जरूरत थी। उसे उद्योगों के विकास के लिए कृषि का कच्चा मालों की जरूरत थी, जिसमें जो इन सब चीजों का विकास किए बगैर वो नहीं संभव था। अगर उसे कपड़े का फैक्ट्रियां बढ़ानी है, देश में गारमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो कपास का उसे चाहिए। भले ही इसकी वजह से किसानों की हालत कितनी बुरी हो जाए, पर्यावरण का ऐसा तैसा हो जाए, लेकिन उसे कपास चाहिए और वो हर तरीके से कपास को खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथियों, जो चीज इसके साथ में जो चीज हो रही थी वो ये हो रही थी कि पूंजी संचय का जो वर्ग पूंजी संचय कर रहा था, जाहिर बात है खेती में सारा का सारा जितने लोग लगे होते कर रहे थे, ढेर सारा बड़ा हिस्सा किसानों का था, छोटे मझोले किसानों का, सीमांत किसानों का। उसकी स्थिति यही थी कि वो अपना किस तरीके से गुजारा चला सके खेती में, उस हद तक खेती कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं कर रहा था, वो अतिरिक्त मूल्य पैदा कर रहा था, लेकिन वो अतिरिक्त मूल्य तमाम अन्य तरीकों से धनी किसानों तक और फिर धनी किसानों के हाथों से वो देश के देशी विदेशी पूंजीपति वर्ग तक हस्तांतरित कर रहा था। अतिरिक्त मूल्य सभी पैदा कर रहे थे, मजदूर पैदा कर रहा था और छोटा किसान मझोला किसान पैदा कर रहा था। ये चीज होते होते मतलब ये चीजों में लगातार ज्यादा उत्पादन हो, ये पूंजीवादी उत्पादन का जो प्रवृत्ति होती है वो मतलब जितने भी लोग बाजार में उत्पादन करने लगे, सबके भीतर ये चीजें, पूरे किसानाबाद के भीतर ये चीजें बैठी मजबूत हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि मतलब पूंजीवादी उत्पादन की एक खास विशेषता ये भी है और खेती को ज्यादा घनीभूत होकर दिखाई पड़ती है कि जैसे जैसे उत्पादन मतलब उत्पादन का स्तर ऊंचा होता जाता है, यानी कहें कि खेती में जैसे जैसे पूंजी निवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मतलब पूंजी निवेश का मकसद ज्यादा उत्पादन हासिल करना है। इसी मकसद से जो खेती करने वाले लोग हैं वो पूंजी निवेश बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पूंजी निवेश का स्तर ऊंचा होता जाता है, वैसे वैसे प्रति इकाई वृद्धि, पूंजी निवेश की प्रति इकाई वृद्धि में उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। ये एक खास बात है। सरल उदाहरण के तौर पर यह बात है कि अगर 100 रुपए निवेश पे अगर 10 किलो गेहूं पैदा हो रहा था और अब वही किसान अपने निवेश का स्तर ऊंचा करना चाह रहा है, चाहे वो और ज्यादा खाद का इस्तेमाल करके और ज्यादा का इस्तेमाल करके, और वो 100 की बजाय 110 रुपए का निवेश करे, तो कायदे से समान अगर वृद्धि की बात करें तो 10 रुपए का 10% की उसने वृद्धि की है, तो उत्पादकता में भी 10% की वृद्धि होनी चाहिए था, 11 किलो गेहूं का उत्पादन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जो प्रति इकाई पूंजी निवेश में जो वृद्धि होगी उसका नतीजा ये होगा कि जो उत्पादन है वो पहले की तुलना में कम होगा। तो साथियों, ये जो चीज है खास तौर पर, इसको मतलब हम लोग अगर इस बात को समझ लेंगे तो ये भारतीय पूंजीवादी खेती का जो पूंजीवादी विकास है
उसमें इसने जो है जो काम किया वो ये काम किया कि लगातार पूंजी संचय के लालच में धनी किसान या खेती में ऐसा लगा हिस्सा जो कि पूंजी संचय कर रहा था वो अपने निवेश का स्तर ऊंचा करता जा रहा था, और उसके साथ जो प्रतियोगिता में दूसरे हिस्से खेती में लगे हुए थे उनकी बाध्यता थी कि वो लगातार पूंजी निवेश करें और उसके लिए कर्जा लें, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं निकलता था कि उत्पादकता में उसी हिसाब से वृद्धि होती थी। और खासतौर पर जब भी फसल कोई मौसम की मार या किसी अन्य वजह से फसल चौपट होती थी या बाजार उतार चढ़ाव की वजह से फसल में दिक्कत आती थी, बिकने में दिक्कत आती थी, तो वो उसके लिए जो है बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा होती थी। नवउदारवादी मतलब इसके बाद मतलब इसके साथ मतलब जो चीज है मतलब 91 से पहले जो चीजें चल रही थी वो लगातार खेती में किसानों के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा कर रही थी, क्राइसिस पैदा कर रही थी। 91 के बाद वही चीज बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। जो चीजें हुई हैं 91 में नवउदारवादी नीतियों के बारे में वो तमाम वक्ताओं ने रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर जाना, लगातार कृषि आगतों और जो समर्थन मूल्य प्रणाली का कमजोर किया जाना, जो पर्यावरण के नुकसान की वजह से जो चीजें हुई, जो मोनोकल्चर पैदा हो गया, फसलों का जो ट्रेंड चेंज हो गया, जो अब उसको सिंचाई के लिए सरकार से समर्थन मिलना बंद हो गया, जो उसका पहले जो उसको जानकारी के लिए सरकार की जो मशीनरी की मदद मिल जाती थी, अब वो सारी चीजों डीलर से पूछे कर रहा है, डीलर जो है नकली खाद नकली कीटनाशक बेच रहा है, और इन सारी चीजों ने तमाम तरीके से किसानों के लिए बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा करी, बहुत ही मतलब मार्ग स्थिति पैदा करी। साथ में थोड़ी सी बात मतलब जो एक और चीज जिसमें मैं फोकस करना चाहूंगा, समय नहीं है लेकिन मतलब किसानों का जो धनी किसान वाला हिस्सा था वो मतलब इस पूंजीवादी खेती के पूंजीवादी विकास के दौरान वो गांव के स्तर पर कृषि और गैर कृषि दोनों में पूंजीपति वर्ग के बतौर वो उभर कर आया। खेती में पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ जो कि अपने आप में गांव का पूंजीपति वर्ग था, और वो जो है दोनों ही तरह कारोबार में लगा हुआ था। वो खेती में भी उसकी पूंजी लगी हुई थी और गैर खेती में पूंजी लगी हुई थी। तमाम तरह के उद्यम अगर हम लोग गाँव में देखेंगे तो तमाम तरह के उद्यम ऐसे हैं स्थिति में जो कि मजदूरों को काम पर रखते हैं और उनसे मजदूरों का शोषण भी करते हैं, और साथ ही जो गांव की जो गरीब आबादी है, जो मेहनत किसान है, उनका भी शोषण करते हैं। तमाम तरह की कमीशन एजेंट से लेकर और जो पुलिस थाने से लेकर कचहरी वगैरह में हर जगह उनका जो रुतबा होता है, लोन दिलाने समाज से जो सरकारी संस्थान इन सब जगहों पर जो उनकी बैठ होती है, उसके दम पर वो छोटे और मझोले किसान उसको लूटते हैं। जो गाँव का जो मजदूर है वो उसको भी लूटते हैं, और वो ये सारी चीजें कर रहा होता है तो भारत बनाम इंडिया का वो नारा दे रहा होता है, और जो बात वो कहता है कि भाई मतलब एक इंडिया है, एक भारत है, और इस तरीके से वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की कोशिश करता है। जो क्रांतिकारी ताकतें हैं उनके लिए इस जो है उसके इस नारे में धंसने का मतलब अपने वर्ग के साथ वो उसका वो नहीं करना है, साथ नहीं देना है। हमारे लिए साफ है कि गांव में भी जो है एक पूंजीपति वर्ग या एक शासक वर्ग है जो कि तमाम तरीके से राजनीतिक से लेकर तरीकों से जनता का शोषण करता है, और वो अपने आप में जब बात आती है कोई बाजार की शक्तियों में खाली की बाजार की शक्तियां जो है मजदूरों को लूट रही है, किसानों को लूट रही है खेती के स्तर पे, तो बाजार की शक्तियां कहने से काम नहीं चलेगा। हमें बताना पड़ेगा कि बाजार की शक्तियां या ऑपरेट किसके माध्यम से हो रही है। तो साथियों, ये बाजार की शक्तियां इसलिए नलिका का काम गाँव का जो पूंजीपति वर्ग है, ग्रामीण पूंजीपति वर्ग है, वो करता है, और वो पूरे देश और विदेश के पैमाने पर जो पूंजीपति वर्ग है, साम्राज्यवाद है, उस साम्राज्यवाद और देशी शासक वर्ग, उन सबको वो अधिशेष ट्रांसफर करने का काम करता है। और इसी वजह से पिछले समयों में जब इनके आपस में एक संबंध है, ग्रामीण बुर्जुआ और जो देश के पैमाने पर जो बुर्जुआ है, प्रणालीकारी बुर्जुआ है, वो दोनों एक उनके काम हितों की बात करें तो आम हित एक है, लेकिन उनके हितों की टकराहट भी है जो मतलब अलग अलग मौकों पे दिखाई पड़ती है। हम अपनी चीजों करते हुए उसको मतलब धुंधला नहीं कर सकते हैं। लास्ट में जो है थोड़ी बात करूंगा कि एक तो मतलब हम अगर खेती के संकट से कोई भी निजात दिलाना चाहते हैं खेती आबादी को, तो हमें ये सारी जो सच्चाई तथ्य है उसको खुद स्वीकार करना पड़ेगा, और किसान आबादी को ये बात बतानी पड़ेगी। हमें इस मामले में ये कोई हमारे लिए इफेक्ट होना चाहिए कि ये बताएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। सारी चीज बतानी चाहिए कि पूंजीवाद के रहते छोटे पैमाने का उत्पादन नहीं कर सकता है, और पूंजीवाद का खात्मा जरूरी है, और किसानों को अपने साथ में लेकर आना चाहिए। हमें इस बात में इंतजार नहीं करना चाहिए कि छोटे मोटे किसान करें, या इस बात को डरना नहीं चाहिए वो नहीं आएंगे साथ में, वो आएंगे साथ में, लेकिन ये बताने का काम हमारा है, हम साथ में आने का काम हमारा है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें छोटे मझोले किसानों को, किसान रहते हुए क्रांतिकारी ताकतों को किसान रहते हुए अपने साथ में लाना होगा, और अगर किसान रहते हुए अपने साथ में लाना चाहते हैं
तो उनको क्रांतिकारी राजनीति देने के साथ साथ उनके आंशिक मांगों पर हम लोग संघर्ष किए बगैर ये काम नहीं हो सकता है। तो जो है चाहे समर्थन मूल्य प्रणाली हो, चाहे किसी आर्थिक सब्सिडी का जो सवाल हो, उन सब मुद्दों पर हमें संघर्ष करना होगा। और ये चूंकि इसके खत्म होने से हमारे जो मित्र वर्ग है, छोटे मोटे मजदूर किसान, उनका भी नुकसान है, इसलिए इन पे संघर्ष करना ही होगा हमें। इस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ना संघर्ष करें, इन पे संघर्ष करना ही इवेंट वर्क का सवाल नहीं है, ये करना ही होगा। हाँ, निश्चित तौर पर इन लड़ाइयों, इन संघर्षों का फायदा धनी किसान ना उठाए, इसके लिए हमें ऐसी मांगे रखनी पड़ेंगी जिसमें हम ये फर्क दिखा सके। तो ऐसे हमें जो है बेरोजगारी मांगे रखनी पड़ेगी। तो इस कुल जो बात जो मेरी ये है वो ये है कि हमें क्रांतिकारी राजनीति अपने साथी किसान साथियों में ले ही जाना चाहिए, और वहीं से जो है हम उनके खेती के संकट के सवाल को हल कर सकते हैं, उनको राहत पहुंचा सकते हैं। और हद तक वास्तविक बात यही है कि जो समाजवाद है, जो क्रांति के बाद एक समाजवादी सत्ता कायम होगी, वो सहकारीकरण, सामूहिकरण के द्वारा ही छोटे पैमाने के उत्पादन को बड़े पैमाने उत्पादन मिलेगी। यहाँ भी हम किसी भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि पूंजीवाद के रहते कोई सहकारीकरण और सामूहिकरण करते हुए हम कोई उनको राहत पहुंचा सकते हैं। सहकारीकरण, सामूहिकरण का कोई भी प्रयास पूंजीवाद के दायरे में वो फेल होने के लिए अभिशप्त है। क्रांति ही जो है अंततः किसानों को मुक्त कर सकती है। धन्यवाद। कॉमरेड अमित इनकलाबी मजदूर केंद्र उत्तराखंड ने कृषि संकट पर अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा किया। कुछ नई बातें उन्होंने रखने की कोशिश की। जो भी साथी कोई सवाल रखना चाहता है, मुझे लगता है कि अब थक भी गए होंगे। फिर भी जो साथी अपना सवाल रखना चाहते हैं वो कृपया मुझे 1-2 मिनट में अपनी पर्ची भेज दें। मैं आपको बता दूं कि अभी साथी हमारे प्रोफेसर जैब सिंह वो 10 मिनट के लिए अपना वक्तव्य रखेंगे। आज के बहस को समेटने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जो पर्चियां आएंगी वो सवाल आपके साथ साझा किए जाएंगे। कल सभी साथी नोट करें, कल जो साथी बैठे हैं सुन रहे हैं कि आपके रहने का, आपके नहाने धोने का पूरा प्रबंध, पूरी व्यवस्था हमने आयोजकों ने कर रखी है। खाना खाने के बाद हम आराम करेंगे और जो साथी चर्चा में भाग लेना चाहेंगे, गोल चर्चा में आपस में मीटिंग करके वो भी नियत करेंगे। कल सुबह 9 बजे इसी हाल में तैयार होकर डट जाएंगे। ब्रेकफास्ट कर उधर डट नहीं सकते। ब्रेकफास्ट नहीं 9 बजे होना, आफ्टर ब्रेकफास्ट करने तो बाद ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ 8:15 ਵਜੇ 8 ਤੋਂ 8:30 ਦੇ ਪੌਣੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ राज्य राजक संघा वो थोड़े ना गलबात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर वासु तमिलनाडु के साथ एक गीत पेश करेंगे। कॉमरेड मोहन ऑन बिहाफ ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन पेंडू मजदूर मुक्ति मोर्चा केरला तो साथी अपनी गलबात पर रखेंगे। इन्हों तो बाद तेलंगाना तो कॉमरेड अच्युता राव ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा वो अपनी गलबात रखेंगे। कॉमरेड चिट्टीपति वेंकटेश्वरलू ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा आंध्र प्रदेश वो अपनी बातचीत रखेंगे। उड़ीसा के साथ ही गीत पेश करेंगे ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के साथ ही। 1:15 से 2:15 1 घंटे की लंच ब्रेक होगी। 2:15 से 2:30 15 मिनट का कल्चरल इवेंट्स होगा।
और उसके बाद महाराष्ट्र से डॉक्टर कौस्तुभ बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो अपनी बातचीत रखेंगे और उनके साथ इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे 2:30 से 2:30 से 3 बजे तक और इंटरेक्शन होगा 3 बजे से 3:15 तक। हरियाणा से साथी डॉक्टर सीवी शर्मा, जन संघर्ष मंच, 3:15 पे वो अपनी बातचीत रखेंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा 4 बजे तक। टी ब्रेक होगी 4 से 4:15। अगले सेशन में नेहा वर्धमान, डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड एग्रीकल्चर क्राइसिस, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अपनी बातचीत रखेंगे। कॉमरेड संतोष ऑन बिहाफ ऑफ रंजना पाढ़ी, वुमेन एंड एग्रीकल्चर क्राइसिस, औरत और भारतीय खेती संकट, इस पर आपसे इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे। जयश्वीर आर्या, आजादी बचाओ आंदोलन यूपी उत्तर प्रदेश के साथी, वो अपनी बात रखेंगे। 6 से 6:15 टी ब्रेक होगी और कंक्लूडिंग सेशन है जो कल शाम को रिस्पॉन्सिव बाय प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स। आप में से कुछ चुनिंदा साथी अपने अपने प्रतिक्रम, अपने अपने टिप्पणियां थोड़े मिनट में सभी ऑडियंसेस के साथ, सारे साथियों के साथ साझा करेंगे और उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स एक जॉइंट रेजोल्यूशन वर्कशॉप की ओर से प्रस्तुत किया जाएगा। पंजाबियों का जो मता होंगे जिहड़ा असीं रखते हैं आपस में साझा मता, वो वर्कशॉप के कंक्लूजन के एंड ते रखांगे। तो उस तो बाद 7:30 तो लेकर 8 बजे तक लोक कला मंच मुल्लांपुर के साथी अपनी कोरियोग्राफियां, जगसीर जीदा के साथी अपना गीत संगीत, तो उस तो बाद ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ 8:30 ਤੋਂ 8:30 ਮਾਰਚ 8:30 8 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ शॉर्ट टाइम है, थोड़ा समय, थोड़ा रास्ता होगा 1 किलोमीटर का लगभग। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ वो आपस में करांगे। कॉमरेड अमित के लिए एक सवाल है, प्लीज मेंशन द सोर्सेज, द इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन ओडिशा। तो मैं सवाल इतना दे तो पढ़ करके जाऊंगा, पढ़ लेना तो नहीं कर लो, जानते पढ़ने। कॉमरेड अमित, IMK, women are the half of the population. Do you agree? Then please clearly तबकाई in terms of women. आपने भारतीय कृषि संकट और आम खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दों पर कुछ वाहिद बातें तो रखी, लेकिन यहाँ खासकर उत्तराखंड में खेती का संकट की स्पेसिफिसिटी के बारे में हम आपसे कुछ ज्यादा जानना चाहते थे। पूंजीवाद का मतलब वस्तु पैदा करना नहीं होता, और होता है, समझ में पूरी बात नहीं आई। मैंने तो तेरा सवाल भी नहीं समझा। चलो, ग्रीन रेवोल्यूशन imposed by imperialism or Indian ruling class interest demands such technology. Who was main beneficial from green revolution, imperialist or Indian ruling class? Question to Comrade Amit: as we know profit falling, what are the main reasons that small peasants have to invest large amount of capital in agriculture? आप प्रश्नों के उत्तर सोचिए। मैं प्रोफेसर हैवसन से निवेदन करता हूँ कि वो अपना क्वेश्चन दे दो, मंगी दे दो, दे रहा मैं कड़ा जेब वाले शायद ना पता लगा। ऑल इंडिया
वर्कशॉप है जो अग्रेरियन क्राइसिस पे, लिसनिंग इज मोर डिफिकल्ट देन स्पीकिंग। सबकी हार्ड डिस्क मेरे ख्याल फुल हो रही हैं। Many of you might be thinking that I will also take a lot of time. So सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ ये बरनाला के साथियों, ये कभी कभी मेरे को याद कर लेते हैं भूलते। हिंदी साढ़े इतने पोलिटिकल गुरुआ जो बैठे है मुख्तार सिंह फूला जी, उन्होंने वर्गी है मेरी। As far as different speakers have delivered their views before you, ranging from Dr. Sucha Senthil to Amit Kumar, a gloomy and dark picture of Indian peasantry has emerged before us. I'm not going to repeat the various aspects of their destiny, but only try to add one aspect to this situation, that is related with education. All the doors of prosperity, progress of peasantry has been closed by the Indian government, and one door might have remained open, that is the door of education. Through education of their birds, of their children, peasants might expect the change in their destiny, in their future course of life. But as far as the educational policies of Indian government are concerned, they are anti-people. They have nothing to do with the welfare of the people, nothing to do with the development of the quality life in India. In 1964 to 66, an education commission named as Kothari Commission was established in India, who propounded a common school system, proposed this system for all the wards of the people, but never materialized up to date. In 1986, during the Rajiv Gandhi government, a comprehensive education policy was launched with much fanfare. A lot of workshops throughout Punjab, all over India, were organized to educate the teachers, to train the teachers, so that they can understand that policy and translate into its practice. But the dream never realized. Recently, in 2007, in Punjab, copying the central government, the Congress government in Punjab at the time, led by Amarinder Singh, also framed a new educational policy. They declared that at present 4 types of schools are working in Punjab, and in the future course of time only 2 types of schools will be. First type ranging from 1st class to 8th, and next one from 9th to 12th. Interestingly enough, even today, in theory, you might wonder, listening to these facts, in theory, 2 types of schools are working in Punjab, but in practice, there are 4 types of schools: primary, middle, high and senior secondary. No one is going to ask the rulers why it is so. And as far as the teachers are concerned, there are so many types of teachers, you can't count them, count the types of the teachers.
There are government teachers having regular pay scale. There are teachers under Sarv Shiksha Abhiyan getting casual salaries. There are teachers on contract based, and they have become a laughing stock. They are known just like vehicle numbers 7654. जिन्होंने 7654 कहते हैं. The number by which they are recruited are giving a note of identification for them. They are known by those numbers. They are not considered as English teacher, science teacher, math teacher. They are called 7654, 3500. Computer teachers for 5 years, you might know, given 3,500 rupees per month only. The teachers who are related with most advanced technology of the world, computer science. Still, they are working as private teachers and in private society. They are not merged in government stream of general stream of teachers. There are aided schools. They are totally private schools. You will get tired by counting their types. And primary teachers, a sizable section of primary teachers had been under Jilla Parishads, municipalities. They launched a continued struggle and demanded that they must be merged in the government system. Ultimately, before previous elections, the government was pressed to accept their demands. Same demand is being raised by the computer teachers in these days. The glaring facts I'm going to share with you. At present, the literacy rate of India is 74%. But as far as the Human Resource Development Index is concerned, India stands at 138th rank out of 188. The quality of life of a particular country is evaluated on the basis of education. But if Indians are 74% literate, how it is that India stands 130th rank in overall human resource development? Recently, education for all. Sorry, I have been a little bit education during my student life also, and after that I joined education system because this is also closely related with peasants' life. But I have been instructed by my friend that you have taken a new topic. So sorry, I have gone aside from the main topic. But as far as the life of peasants is concerned, I have started this topic from that angle. Because if their children have no future, they are forced to use drugs, they are forced in the field of unemployment, the suicide, the phenomenon of suicide. I was coming to that phenomena also. The root cause of that phenomena, if we discuss it from the psychological angle, so behind this factor is a frustration, hopelessness. Karl Marx says,
only those people get frustrated who don't have hope in future, don't have faith in future. The hopelessness comes in the minds of the peasants when all the doors of their progress are shut. I have told you in the beginning, so that I was coming to this point in a side way. So, the peasants whose children are actually being made illiterate in our education system, if they had been given any facilities for their wards for their children, their future would have been slight better. There may have been occurred some sort of quantitative changes in their life. So this is also an issue of struggle related with, as far as the health system you have talked about just now, in the rural areas. The same is the situation in the rural schools also. If you want to improve a lot of the peasantry, then you should also correlate your struggle with the education system also. I think so. Another thing, I wish to talk about the gloomy picture that have emerged before us. A ray of hope is still here. As far as this imperialist system is concerned, almost all the speakers mentioned the fact that the world has become a unipolar system led by USA. But in the recent past months, I have studied a book by Joseph Stiglitz, The Price of Inequality. All is not well with the American system, with the USA. The economist Joseph Stiglitz mentions that the rate of inequality in American setup, in American economic system is increasing at a fast pace. That it gives a challenge for us that if such rate of inequality continues in future course of time, then it is definite that American system will collapse, as it has happened partially in 2008, when about 50 banks collapsed and a bailout program was launched by the government. So, if the imperialisms of multinational corporations, our comrades have mentioned just now, are exploiting in a new way, on the other hand, they are not free from internal crisis. The law of capitalism, at this stage, we might call it imperialism, tells us clearly that the capitalist system, though at surface level it might appear stronger and stronger, but inherent contradictions force it to its depth. So this is a great boon for us, but it will not going to happen naturally. We have to do some conscious efforts in the light of this direction. It's a matter of we can great relief that you people, learned person, learned comrades have discussed here various issues, taking up the question of land distribution from a different or new angles. They have given up the beaten track. Some of the speakers have pointed out new issues, for example, cooperative agriculture. Though
against these views, some speakers also highlighted that these are reformist things. But in any system, you can make an issue of struggle. What is given by what is declared by the government, be it the judgment of the court, be it the partial issues that can lead to the ultimate overthrow of the system. This is not reformism. This is a part of our ultimate struggle. उठना नहीं है। आपको एक गीत सुनाया जाएगा जो आपको रिलैक्स भी करेगा और आपको आपके अंदर जज्बा भी पैदा करेगा। उसके लिए कौन साथी तैयार है वो हाथ खड़ा कर दे, नहीं तो मैं तो बुला ही लूंगा। कामरेड एक सवाल हरित क्रांति के संबंध में था कि हरित क्रांति से किसको ज्यादा फायदा हुआ, समाजवादी शासक वर्ग को या भारतीय शासक वर्ग को? तो साथियों, जाहिर सी बात है दोनों को ही फायदा हुआ। और लेकिन सवाल को जिस रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा वो इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हरित क्रांति अगर हिंदुस्तान में लागू हुई है तो वो क्या उसमें भारतीय शासक वर्ग को बाध्य कर दिया गया इसलिए वो हरित क्रांति लागू हुई, या भारतीय शासक वर्ग ने अपनी मर्जी से अपने हितों को ध्यान रखते हुए हरित क्रांति को लागू किया? हालांकि बात जाहिर सी बात है कि जब उसने अपने लिए साम्राज्यवाद के साथ सीमित अलगाव के तहत विकास का रास्ता चुना था तो वो फिर उसका मतलब ही होता है कि साम्राज्य के साथ जिस संबंधों में नथी था तो फिर वो साम्राज्यवाद यहाँ भारत से जो है भारत के महत्वों को चूसने का काम भारतीय शासकों के माध्यम से करेगा ही करेगा। और इस रूप में भारत की जो आर्थिक जो प्रक्रिया चलेगी तो साम्राज्यवाद का फायदा होगा ही होगा। तो जो सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये इसको समझने का ज्यादा महत्व है कि क्या भारत में जब हरित क्रांति लागू हुई तो क्या भारत के शासक वर्ग ने किसी दबाव में उसको लागू किया या ये उसकी स्वेच्छा का मामला था? तो साथियों, इसके संदर्भ में मैं मतलब कयास लगाने की कोई बात नहीं है। तमाम तथ्य ऐसे हैं कि उसी दौर में भारतीय शासक वर्ग ने ऐसी तमाम बातों को जो साम्राज्यवाद यहाँ तक अमेरिकी साम्राज्यवाद की तमाम बातों को उसने खारिज कर दिया था भारत शासक वर्ग ने। वही दौर जो जब हरित क्रांति लागू हुई थी वही दौर वैसा ही दौर था जब PL 480 वाला जो कानून था अमेरिकी शासक वर्ग का जिसके तहत वो भारतीय सरकार को इस बात में दबाव बना रही थी गेहूं का वो आयात करे और उस आयात उसके शर्तों पे करे और भारत में खाद्यान्न का संकट था जिसकी वजह से भारत को आयात करना पड़ा था। लेकिन फिर उसके बाद भारतीय शासकों को जब भी मौका मिला तो उसने उन शर्तों से अपने को किनारे कर लिया। ऐसे तमाम आयात प्रतिस्थापन की जो नीति लागू की वो दिखाता है कि भारत जो है वो साम्राज्यवाद के साथ एक सीमित अलगाव कायम करने की स्थिति प्राप्त कर चुका था और वो जो कर रहा था वो अपने हितों को ध्यान में रख कर रहा था। हालांकि जाहिर सी बात है साम्राज्यवाद के संबंधों के तहत वो कर रहा था, उसमें साम्राज्यवाद का फायदा होना ही था। Please highlight. एक सवाल है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, मैं जिस रूप में समझ पा रहा हूँ सवाल को उसी रूप में जवाब दूंगा। As we know, profit falling, what are the main reasons that small businesses have to invest large amount of capital in agriculture? साथियों, मतलब पहली लाइन से मैं सहमत नहीं, फिर प्रॉफिट फॉलिंग वाली लाइन से मैं सहमत नहीं। प्रॉफिट जो है लगातार एक स्तर पर पूंजीपति वर्ग के लिए बना हुआ है और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तमाम दूसरी टेंडेंसीज काम कर रही होती है जो प्रॉफिट को गिराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने वाले फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। हाँ, जो बात है कि छोटे किसानों को क्या चीजें बातें करती है, साथियों लगातार जिस प्रतियोगिता में उलझा रहता है, जिस प्रतियोगिता में शामिल होता है, जिसमें उसके उपज को उसको ठीक मूल्य मिले, इसके लिए उसको ज्यादा उन्नत बढ़िया माल और समय से माल और ज्यादा गुणवत्ता का माल तैयार करना है और जिसकी वजह से उस प्रतियोगिता में ज्यादा अपने बेहतर परिस्थिति में लाने के लिए जैसा किसी भी पूंजीवादी उत्पादन पूंजी कारोबार में होता है कि वो जिस हद तक पूंजी का निवेश करेगा, जिस हद तक उत्पादन पैमाना बढ़ाता जाएगा, उस हद तक उसको उस पूंजीवादी बाजार की जो टक्कर है बाजार से बचाने में उसको अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है या उसको बचाने की कोशिश करता है। तो यही फैक्टर है जो पूंजीवादी प्रतियोगिता है, अपने आप में वो उसको बाध्य करती है कि लगातार ऊंचे से ऊंचे स्तर का निवेश करता जाए, हालांकि वो उससे कम प्राप्त कर रहा होता है। उसके अलावा तमाम चीजें हैं जो समाज मतलब अर्थव्यवस्था के अलावा जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पूरा वातावरण प्रतियोगिता तैयार करता है
शादी ब्याह के खर्चे से लेकर स्कूल अस्पताल के खर्चे तक जो सारी चीजें हैं वो भी उसको बातें कर रही होती हैं कि वो लगातार ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर निवेश करता जाए। साथियों, कुछ बातें आई हैं उत्तराखंड के बारे में, बातें लिखी गई हैं। निश्चित तौर पर साथियों, मतलब हम लोग का संगठन ज्यादा उत्तराखंड में काम करता है, लेकिन उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इन राज्यों में भी काम करता है। हमारा संगठन मजदूरों का संगठन है और मतलब किसानों को संगठित करने का हमारा संगठन काम नहीं करता है, लेकिन किसान, छोटे मजदूर किसान हमारे मित्र वर्ग हैं, उनके मुद्दों, उनकी समस्याओं पर हम लोग लगातार अपनी बातों को और उनके संघर्षों में शामिल होने के तौर तरीकों से इस सवाल को हम लोग एंगेज करते हैं या मतलब उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, मतलब चूंकि सवाल आई है तो मतलब कुछ बातें मैं रख दे रहा हूँ जिस हद तक मैं संतुष्ट कर पाऊँ साथी को। साथियों, उत्तराखंड में अगर बात करें खेती के जो इलाके हैं उसको भौगोलिक और जलवायु के आधार पर बंटवारा करें, दो तरह के इलाके हैं उत्तराखंड में, एक पहाड़ का इलाका है, एक तराई का इलाका है। जो पहाड़ के इलाके हैं उसमें जो जैसा कि होता है किसी पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में कि जहां पर उत्पादन के लिए उतनी अनुकूल स्थिति नहीं होती है, वहां से लगातार उस तरह का उत्पादन को खत्म ही कर दिया जाता है और एक ऐसा समय उत्पादन बन जाता है जिसमें जहां सबसे ज्यादा बेहतर परिस्थिति हो वहां पर ही वो उत्पादन होता है। तो आज की तारीख में लगातार उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में खेती लगातार सिकुड़ती जा रही है, खेती गायब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ढेर सारी बड़ी आबादी पलायन कर रही है। कई गाँव ऐसे हैं जिसमें आई थी अखबार में भी कि एक से एक महिला है उस गाँव में, ये स्थिति है। जिस हद तक खेती होती भी है उसको जंगली जानवरों का बहुत सामना करना पड़ता है। सरकार की चिंता में जंगली जानवर और पर्यावरणवादी संस्थाएं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनकी चिंता ज्यादा होती है, उनको आम जो मजदूर मेहनत हैं उनकी चिंता कम होती है। तो वो किसान जो जानवर जो है वो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं जिस हद तक खेती होती है और वहाँ लगातार इस बात में संघर्ष होते रहते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कि उनकी जो खेती को जंगली जानवरों से बचाया जाए। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो है सरकार की कोई मतलब इस मामले में कोई वन विभाग कुछ करता नहीं रहता है, तो एक बार तंग आकर एक गांव के जो है लोगों ने एक गुलदार था उनको परेशान करता था, कई बार उन्होंने बंद करके जब वन विभाग को सौंप दिया था, लेकिन वो वन विभाग फिर भी लापरवाही रही। तो अंत में वन विभाग ने उनको कहा कि हम कुछ नहीं जानते, उसको जला दो, मार को हमें कोई मतलब नहीं है। तो गाँव ने तंग आकर उसको जला दिया और उसके बाद जो सरकार ने वन विभाग ने उन गाँव वालों के ऊपर जो है ऐसे मुकदमे कायम कर दिए कि कई महीनों तक उनकी जमानतें नहीं हुई। तो उसके लेकर भी बड़ा आक्रोश उठा था उत्तराखंड में। साथियों, जो दूसरा इलाका है उत्तराखंड का जो तराई का इलाका है वो देश के किसी भी विकसित पूंजीवादी खेती वाले इलाकों से मिलता जुलता है और उसमें वही समस्याएं हैं जो किसी भी पूंजीवादी खेती वाले इलाकों में होते हैं। लगातार खेती में विभेदीकरण बढ़ रहा है, छोटे छोटे जो किसान हैं वो लगातार उजड़ते जा रहे हैं, जमीनें बेचते जा रहे हैं। जो खेती हो रही है उसमें जैसे गन्ने का इलाका है वो गन्ने की खेती होती है वहां पर, और कई किसान ऐसे हैं जिनके मतलब जो शुगर मिल है वो घाटे का बहाना बनाकर एक कारण बताते हुए या पैसा नहीं है कहते हुए 2-3 साल से जो है गन्ना किसानों के जो है उनको अपनी गन्ने की कीमतें नहीं मिली है, वो सवाल बना हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जो भारतीय किसान यूनियन का जो इलाका रहा है, पुरानी जो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत वाली है उन्हीं का प्रभाव क्षेत्र रहा है। लेकिन वो किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो संघर्ष जो लड़े थे 80-90 से पहले, वो एक अलग दौर था जिस सरकार खेती को प्रोत्साहित कर रही थी। आज एक भिन्न दौर है, उसमें भारतीय किसान यूनियन का जो ढांचा है और उनकी राजनीति है वो इस मायने में उनके बस की बात नहीं है कि आज की तारीख में छोटे मोटे किसानों की समस्याएं हैं या जिस हद तक उनकी लूट हो रही है उसको रोक सके, कि भारतीय किसान यूनियन बस में नहीं रह गया। हालांकि संगठन के तौर पर मौजूद है, वो कभी कभार अपने धरना प्रदर्शन मतलब सम्मेलन वगैरह करते रहते हैं। तो इस रूप में चीजें हैं। अभी फिलहाल जो तराई के इलाके हैं उसमें कोई मजबूत संघर्ष छोटे मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर नहीं बना है। साथियों, एक बात आई है कि महिलाएं आधी आबादी है लेकिन उनको तबका क्यों कहा जा रहा है। साथियों, की निश्चित तौर पर तबका कहने का कोई मतलब किसी भी तरीके से महिलाओं की जो समाज में भूमिका है या उनकी जितनी संख्या उसको नकारने के संदर्भ में नहीं है। वर्ग अपने आप एक अलग शब्द है। वर्ग जो है वो उसका जो बात आती है वो इसी रूप में आती है। वर्ग जब बात की जाती है वो इसी रूप में आती है कि जो मनुष्य जितनी भी गतिविधियां करता है, तमाम उसके जितने भी गतिविधियां उसमें सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो है वो उत्पादन है। और
उत्पादन में कोई व्यक्ति किस स्थान पे खड़ा है, किस उत्पादन और वितरण के जो अलग अलग उसकी स्थिति है उसमें कहाँ खड़ा है, उसके आधार पर उसके वर्ग की पहचान होती है। तो वर्ग को इसी आधार पर चिन्हित किया जाता है, कौन मजदूर है, कौन पूंजीपति है, उसके उत्पादन के साधनों से वितरण से क्या संबंध है, इसके आधार पर वो चिन्हित किया जाता है। ऐसे ही किसानों के लिए जो है मतलब खेती के साथ जो उसके संबंध है उसके आधार पर उसको डिफाइन किया जाएगा। महिलाएं जो है मतलब महिलाओं का जो अगर बात करें किसी को महिलाओं को चिन्हित करते हैं तो इस वजह से नहीं कि उत्पादन में वो कहाँ खड़ी है या उत्पादन के साथ उनके क्या संबंध है, इस वजह से कोई महिला नहीं जाती है। महिला अपने आप में पुरुष और स्त्री दो अपने आप में एक चीज है, मानव समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो वो एक चीज है कि उत्पीड़न की जो बातें हैं, महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसकी वजह से महिलाओं को संगठित करने की जरूरत बनती है और वो काम हम लोग करते हैं, क्रांतिकारिता बात करते हैं। मैं भी था धन्यवाद दूं कॉमरेड अमित और साथी अमित को कि उन्होंने हमारे सामने अपनी बातचीत रखी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें, जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें। आप बैठ जाइए साथी। इस पूरे 2 दिवसीय वर्कशॉप का जो वीडियो बन रहा है वो हमारे साथी हैं, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के हितैषी साथी हैं, फोटोग्राफर साथी गुरचांद, प्रीत स्टूडियो महल कला। ये पूरी की पूरी वीडियो 2 दिन की 1 सप्ताह के भीतर YouTube पर आप नोट करें, YouTube पर नोट करें प्रीत NK, PREET, प्रीत PREET, प्रीत NK मतलब महल कला, प्रीत महल कला, प्रीत NK टाइप करेंगे तो आप ये 2 दिन की वर्कशॉप का पूरा जो प्रोग्राम है उसको और सभी विचारों को जान सकेंगे। ये अपने साथियों से और अपने काम से बता सकते। प्रीत NK, ओके। सभी साथियों से निवेदन है कि खाना खाने के बाद पंजाब के साथी यहीं आराम करेंगे, रात को गद्दे और बिस्तर हैं। हमारे पंजाब के बाहर से जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए हमने अग्रवाल धर्मशाला जहाँ रात है वो साथी वहीं जाएंगे और खाना खाने के लिए पंजाब के बाहर से साथी हमारे मेहमान पहले उठेंगे। हमारे